हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि मनी क्या है। मनी के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे बेसिक बात यह है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं तब मनी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। मनी फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज को, ट्रांजैक्शन को। अगर हमें मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदनी है तो हम उसके लिए पैसे देते हैं और हम अपना सामान लेकर के वापस आते हैं। तो मनी मेडिएट करता है इस तरीके के एक्सचेंजेस में, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में, जहां पर हम कुछ खरीदते हैं, सामान लेते हैं अपने पसंद का और उसके बदले में हम मनी देते हैं, पैसा देते हैं। अब ये मनी कई फॉर्म में होता है। पेपर मनी हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट। कॉइन्स हो सकता है, जैसे 10 रुपए के या 5 रुपए के सिक्के होते हैं। प्लास्टिक मनी या कार्ड्स, जैसे आजकल एटीएम कार्ड आती है। ई मनी आजकल बहुत सारा वो नेफ्ट से ही ट्रांसफर हो जाता है, या फिर यूपीआई की मनी है जिसे हम डिजिटल मनी के भी कहते हैं। तो मनी इस तरीके के फॉर्म में आजकल हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर रही है और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से काम करती है, और यही उसका फंक्शंस भी है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से काम करना, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी उसके फॉर्म में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपए का नोट है तो वो साल भर के बाद भी वो 100 रुपए का ही नोट रहेगा, उसमें 100 रुपए की वैल्यू रहेगी। उसी तरीके से मेजर ऑफ वैल्यू, यानी जितना उस पर वैल्यू लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो उतना उसकी मेजरमेंट होती है। अगर 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, तो वो 10, 20, 50, 100 रुपए उसकी के हिसाब से वो मेजर करता है वैल्यू को, किसी भी प्रोडक्ट के वैल्यू को। उसी तरीके से है स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, यानी कि अगर हमें कोई चीज आज खरीद रहे हैं और पैसे बाद में देने हैं, या अगर हमने कोई इस तरीके की ट्रेडिंग के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम सामान 1 महीने के बाद लेंगे और उसी समय पेमेंट भी करेंगे, और उसकी कीमत तय हो जाती है, तो ऐसे केसेस में मनी मेजर रोल प्ले करती है, बिकॉज वो जो उस पे स्टोर होता है, जो उस पे वैल्यू की मेजरमेंट होती है, वो वैल्यू बनी रहती है। यानी अगर 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए का सामान हमें 1 महीने के बाद लेना है, तो वो 1000 रुपए के नोट की वैल्यू जो है 1000 ही रहेगी 1 महीने के बाद भी, और सामान जितना हमने तय किया है उतना ही सामान मिलेगा। यानी अगर हमने सोचा है खरीदने के लिए, या हमने करार किया है कि हम 100 किलो आलू खरीदेंगे 10,000 रुपए में 1 महीने के बाद, और किसी ट्रेडर के साथ ये करार हुआ है, तो वो 100 किलो आलू हमें 1 महीने के बाद 10,000 रुपए में मिलेंगे। लेकिन ये तो अभी की बात है। अगर हम पहले की बात करें, एंशिएंट पीरियड में, आज से 2000 साल पहले से 2500 साल पहले, या इवन उससे पहले मनी नहीं थी इकोनॉमी में। मनी बीच में एक्सचेंज में के लिए उपलब्ध नहीं थी। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, जैसा कि आपको पता होगा। यानी एक सामान लेकर के हम दूसरा सामान किसी से वापस लेते थे। तो जैसे अगर मेरे पास चावल है तो मैंने उसे एक्सचेंज कर लिया गेहूं के साथ, किसी के पास गेहूं है उसने चावल से एक्सचेंज कर लिया, तो इसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। ये बार्टर सिस्टम भी काम करता था, अच्छा ही काम करता था पुराने जमाने में, लेकिन इसके कई तरीके की सीमाएं थी, उसमें कई तरीके के लिमिटेशंस थे। तो क्या क्या थे? एक तो सबसे बड़ी बात थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि मेरे पास अगर चावल है और आपके पास अगर गेहूं है, तो दोनों को चावल और गेहूं होना के चाहिए होगा। यानी अगर मुझे चावल बेचनी है तो कोई चावल खरीदने वाला होना चाहिए, और अगर किसी के पास गेहूं है तो वो उसके दूसरे को गेहूं की जरूरत हो, उसे गेहूं खरीदने का होना चाहिए। तो जब तक कोई इस तरीके से को इंसिडेंस ना हो कि जहां पर जरूरतें मिल जाएं, एक की जरूरत दूसरे की भी जरूरत हो, एक के पास जो सामान हो वो दूसरे को जरूरत हो, और दूसरे के पास जो सामान हो उसे पहले को जरूरत हो, तभी ये एक्सचेंज हो सकता था, अदरवाइज ये एक्सचेंज नहीं हो सकता था। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी बार्टर सिस्टम में ये क्या था कि कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं था, कोई कॉमन मेजर तो नहीं थी। अगर मेरे पास चावल है तो मैं 2 किलो चावल के बदले में किसी से 1 किलो गेहूं मांग सकता हूँ, या किसी के पास अगर गेहूं है तो वो 1 किलो गेहूं के बदले में किसी से 2 किलो चीनी मांग सकता है।
उसी तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उसके पास भी अगर गेहूं है तो वो 1 किलो चीनी के गेहूं के बदले में हो सकता है कि 1 किलो चीनी ही मांग ले। तो ये कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं थी, कोई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था। अभी के जमाने में जैसा पैसे में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, कॉमन मेजरमेंट है। जैसे मेरे पास अगर 100 रुपए है तो जितनी वैल्यू 100 रुपए की है, अगर आपके पास भी 100 रुपए है तो उस 100 रुपए की वैल्यू उतनी ही होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो एक्सचेंज के लिए जा सकते हैं लेकिन उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे अगर किसी के पास घड़ा हो, घड़ा बेचने वाला, और किसी के पास कोई दूसरा सामान हो, जैसे गेहूं या चावल है या चीनी है, और उसे घड़ा चाहिए, तो जितना, और उसके पास गेहूं सीमित मात्रा में है, तो जितना घड़ा बेचने वाला गेहूं चाहेगा एक घड़े के लिए, अगर उतना नहीं है तो वो आधा घड़ा तो देगा नहीं उसके बदले में, और उस आधे घड़ी की कीमत क्या होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जो बार्टर सिस्टम के साथ थी। उसी तरीके से लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू तो थी नहीं। ठीक है, तो अगर मैंने आज लिया है तो उसका पेमेंट दूसरे कुछ समय के बाद अगर करनी है तो वो फिर कैसे होगा, वो कैसे मेजर किया जाए। तो अगर पेमेंट 1 महीने के बाद होनी है कोई सामान के बदले में, जैसे मैंने चावल चावल दिया और गेहूं लेना है मुझे, तो अगर किसी ने कहा कि मैं 1 महीने के बाद गेहूं दूंगा, तो फिर वो कैसे होगा, क्या हो पाएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद गेहूं सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि उसके साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या जुड़ी हुई है, जो नीचे का भी पॉइंट है, कि डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, मतलब आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, कुछ समय के बाद वो खराब होने लगता है। गेहूं या चावल का ही एग्जाम्पल अगर हम लें तो हो सकता है 3 महीने के बाद गेहूं सड़ने लगे, चावल सड़ने लगे, तो उसकी वैल्यू फिर कम होती जाती है। जैसे ही क्वालिटी खराब होगी तो वैल्यू भी खराब होगी। तो इसलिए जहां पर भी डेफर्ड पेमेंट्स की, यानी कि अगर 1 महीने 2 महीने के बाद में पेमेंट करने की बात है, अगर किसी को कर्ज की जरूरत है, किसी ने कर्ज लिया आज, जैसे मेरे पास चावल है, कि कोई चावल लेकर के मुझसे कर्ज में गया, तो वो वापस जब वो पेमेंट करेगा दूसरे 3 महीने 6 महीने के बाद, तो जो भी सामान है वो सामान, एक तो कि उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी उस वक्त, अ, वो उसकी तो उसका वैल्यू उतना ही रहेगा या कि वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं जो हैं बार्टर सिस्टम के साथ बहुत आती थी। चलिए एक नजर फटाफट डाल लेते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो तरीके के से इसे डिवाइड किया गया है, फाइएट मनी एंड फिड्यूसरी मनी, और दूसरा है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो फाइएट मनी क्या है? फाइएट मनी वो नोट्स एंड कॉइन्स हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है, जो जिसके पीछे में गवर्नमेंट की लीगल बैकिंग होती है। तो आपने नोट पे लिखा हुआ देखा होगा ना कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। तो ये गवर्नमेंट की बैकिंग है, इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से इश्यू होता है। तो नोट्स एंड कॉइन्स इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा श्रेणी है, दूसरी का टाइप है, वो है फिड्यूसियरी मनी। तो फिड्यूसियरी मनी किसे कहते हैं? जैसे आपने चेक देखा होगा, ड्राफ्ट देखा होगा, तो चेक है तो वो चेक एक्सेप्ट करना कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग, वो लीगल बाइंडिंग नहीं है। अगर मैं किसी दुकान में जाऊं और मुझे कुछ सामान खरीदना है, मैं उसे उसके बदले में चेक दूं, तो दुकानदार जो है वो चेक लेने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन वो पैसा 100 रुपए का नोट या 50 रुपए का नोट या 200 का या 500 का नोट लेने के लिए बाध्य है, वो मना नहीं कर सकता है, लेकिन वो चेक लेने से मना कर सकता है। इसके साथ यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो चेक का लेन देन है वो आपसी ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, उसके पीछे गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी आदमी किसी से चेक लेने के लिए मना कर सकता है। अब एक और दूसरा कॉन्सेप्ट है, वह है फुल बॉडीड मनी। तो आपने देखा होगा चांदी के सिक्के होते हैं, अभी भी चांदी के सिक्के होते हैं। तो पहले के जमाने में जब चांदी के सिक्के होते थे तो उसपे जो वैल्यू लिखी होती थी उतना ही वैल्यू का चांदी उसमें रहता था। तो यानी अगर 100 रुपए का चांदी का सिक्का है तो उसमें 100 रुपए के बराबर चांदी की वैल्यू रहती थी। अगर सोने का सिक्का है, 10 रुपए का सोने का सिक्का है, तो उसमें 10 रुपए के बराबर जो है वो सोना रहता था। तो इसे हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। अब आज के ज़माने में इस तरीके से फुल बॉडीड मनी अवेलेबल नहीं है। व्हाट इज़ क्रेडिट मनी? अब क्रेडिट मनी जो है वो अ, क्रेडिट मनी में क्या होता है, जो आज की मनी है, जैसे हम देखते हैं कि कागज के नोट से हम उसके ऊपर में 100 रुपए या 500 रुपए लिखा होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 500 रुपए का नोट हम लें तो उस की प्रिंट करने में जितनी उसे खर्च आता है वो 500 रुपए के बराबर नहीं है। तो उसकी वैल्यू उस काफी कम है, लेकिन
उस पे उसकी अगर एक्सचेंज की वैल्यू देखी जाए तो वो 500 रुपए है। उसी तरीके से अगर हम कॉइन ले 10 रुपए का, तो हो सकता है 10 रुपए के कॉइन को प्रिंट करने में, बनाने में, मिंट करने में वो कम कीमत आती हो, लेकिन उसकी कीमत जो है, उसके फेस वैल्यू जो है, वो फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा। एक बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ पे जो है, कॉइन्स जो है इंडिया में वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं गाड़ी खरीदने जाएं, किसी, मान लिया जाए उदाहरण के तौर पे दुकान में, तो वहां पर आप 4 लाख की गाड़ी के बदले में 4 लाख के सिक्के नहीं दे सकते हैं। मतलब आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन वो दुकानदार के ऊपर में है, वो शोरूम वाला मना भी कर सकता है सिक्के लेने से, लेकिन वो 4 लाख रुपए के नोट लेने से मना नहीं कर सकता। यही लिमिटेड लीगल टेंडर की बात है। तो छोटे छोटे एक्सचेंजेस में, छोटे छोटे खरीदारी में सिक्के चल जाएंगे, लेकिन बड़ी खरीदारी में जहां पर वैल्यू ज्यादा है, वहां पे सिक्के नहीं चल सकते हैं, कोई भी दुकानदार मना कर सकता है। इसी यही लिमिटेड लीगल टेंडर का कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं डिमांड फॉर मनी क्या है। तो इसमें एक बेसिक बात है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी डिमांड करते हैं, और ये देखा गया है कि जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है, तो वैसे-वैसे डिमांड फॉर मनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें फिर बढ़ती जाती हैं। एक और जो दूसरी बात है यहाँ पे उसी से जुड़ी हुई, वो ये कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, यानी अगर बैंक अपने यहाँ सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो फिर डिमांड फॉर मनी वो कम होने लगती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करके रखेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा, उससे इंटरेस्ट की अर्निंग होगी। आइए अब फटाफट सप्लाई ऑफ मनी के बारे में भी जान लें। तो मनी सप्लाई इंक्लूड करती है कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स। कैश का मतलब है हमारे पास जो कैश में पैसे हैं, और बैंक डिपॉजिट्स यानी कि जो सेविंग्स अकाउंट्स में डिपॉजिट्स हैं हमारे। अब इसका क्रिएशन कैसे होता है? दो तरीके से होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी में, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे इंडिया में जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स यानी कि जो बैंक्स में हम जाकर के पैसे जमा करते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एक्सेट्रा। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अभी पिछले वीडियो में हमने स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट की बात देखी थी। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट की जब भी बात होती है तो वो एक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। तो अगर इस मनी के स्टॉक की बात हम करें तो एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी किसी तारीख को, अगर हम एग्जांपल लें जैसे 1 जनवरी को कितना मनी सप्लाई में है, वो कंसीडर वैसे किया जाता है सप्लाई ऑफ मनी के लिए। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और इसके अंतर्गत हम गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसे मनी होल्ड किया जाता है, या बैंकिंग सिस्टम का अपना जो रिजर्व है, उसे हम सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कि हम किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कौन करता है। तो इंडिया का एग्जांपल भी लेते हुए चलते हैं। मनी जो है सप्लाई होती है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के द्वारा, यानी कि इंडिया के केस में वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, और नेशनल गवर्नमेंट। अब इसे अलग अलग देखते हैं। हमारे इंडिया कंट्री में मेन सप्लायर जो है मनी का, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो करेंसी इशू करती है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब है कि जैसे इंडिया में इसकी वैल्यू 200 करोड़ है, कि 200 करोड़ रुपए उसके रिजर्व में मिनिमम रहेंगे, और उसके ऊपर ही वो सप्लाई करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कमर्शियल बैंक्स, जैसे अभी मैंने नाम गिनाए थे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है करेंसी इशू करने का, यानी नोट्स एंड कॉइन्स वो इशू नहीं कर सकते। ये तब उसके बावजूद भी हम उन्हें सप्लायर ऑफ मनी कहते हैं, बिकॉज ये मनी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, और मनी क्रिएशन के लिए वो डिमांड डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिमांड डिपॉजिट्स के माध्यम से मनी कैसे क्रिएट होती है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, उसे हम अगली वीडियो में अलग से जानेंगे। फिर जो तीसरा सप्लायर है वो मनी का इंडिया में, वो है नेशनल गवर्नमेंट। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए का जो नोट है वो, और कॉइन वो इशू करती है, और जो भी दूसरे वैल्यू के कॉइन्स हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा इशू होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पे एक नजर डाल लेते हैं। ये 4 तरीके के मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4। इनके बारे में हम फटाफट जल्दी से जान लेते हैं।
M1 क्या है? M1 में हम करेंसी को इंक्लूड करते हैं यानी कि नोट्स एंड कॉइन्स, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में जमा होते हैं, प्लस दूसरे अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स क्या है? अदर डिपॉजिट्स वो हैं जैसे दूसरे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे कंट्री में, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम सिडबी कहते हैं, या नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। इनका रिजर्व होता है आरबीआई के साथ, जो उसे हम अदर डिपॉजिट्स के रूप में लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? जैसा कि आपको पता है, जो हमारा जो डिपॉजिट होता है, सेविंग्स डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक्स में जमा होता है, उसे हम डिमांड डिपॉजिट्स में काउंट करते हैं। करेंसी का मतलब है नोट्स एंड कॉइन्स, जो हमारे पास है, हमारे हाथ में है। और नेट डिमांड डिपॉजिट्स का क्या मतलब है? वो ये है कि जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स है, ये एक इसमें एक बहुत जरूरी बात ये ध्यान देने की होती है कि एक बैंक दूसरे बैंक में भी अपने पैसा रखता है। तो ये जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं, जो इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स होती है, बैंक के आपस में लेन देन होता है डिपॉजिट्स का, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। इसलिए हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं, यानी पब्लिक का, हमारे आपके जैसे लोगों का जो डिपॉजिट है, उसे ही मनी सप्लाई में सिर्फ M1 में हम काउंट करते हैं। अब M2 क्या है? M1 के बारे में तो हमने जान लिया। आइए M2 पे नजर डालते हैं। M2 वो है कि M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स बैंक होती है, वहां पे भी आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो जब हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स के डिपॉजिट्स को भी मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट M2 कहलाता है। फिर इसके बाद M3 पे जाते हैं। M3 क्या है? M3 में वो है कि M2 के साथ साथ जो नेट टर्म डिपॉजिट्स होता है कमर्शियल बैंक्स का, टर्म डिपॉजिट्स यानी छोटे छोटे टर्म्स में जो हम 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए जो पैसे जमा करते हैं, वो टर्म डिपॉजिट कहलाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए जमा होता है, कमर्शियल बैंक्स में हमारे द्वारा किया जाता है। तो इसे जब हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो M3 मेजरमेंट ऑफ मनी के अंतर्गत आती है। अंत में जो है चौथा जो मेजरमेंट है, वो है M4 का, जिसके अंतर्गत M3 तो हो गया, M3 के साथ साथ टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेज, यानी कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी तरीके के डिपॉजिट्स हैं सबको ले लेते हैं, माइनस जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वाले होते हैं। एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती है पोस्ट ऑफिस में, जो आप जाकर के सर्टिफिकेट खरीदते हैं पैसे जमा करके, और वो 5 साल या 8 साल के बाद फिर वापस आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता है। आप जाके सर्टिफिकेट जमा करेंगे जब उसका टर्म पूरा हो जाएगा, और उसके बदले में पैसे मिलेंगे। तो इसे छोड़ करके जो दूसरे सारे डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस में, उसे भी हम अगर M3 के साथ जोड़ लें, तो वो कॉन्सेप्ट M4 मेजरमेंट का कहलाता है। तो जनरली आमतौर पे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो मनी की, वो M3 और M2 से जानी जाती है। M1, M2 और M3 मेजर जनरली कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसे जानना जरूरी है, वो है लिक्विडिटी का, कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कोई भी एसेट को हम कितना फास्ट, कितने जल्दी से उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो कैश है उसको सबसे ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, आप कहीं भी जाकर के जब भी जी चाहे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो चेक है, वो चेक को जाकर के कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो लेस लिक्विड कहलाता है, उसकी लिक्विडिटी वैल्यू कम होती है। तो उसी तरीके से जो सेविंग डिपॉजिट्स में पैसे जमा है, उसकी भी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसे पैसा जाकर के हमें निकालना होगा। लेकिन जो टर्म डिपॉजिट्स है, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स कर दिया गया है पैसा, उसकी लिक्विडिटी काफी कम होती है, क्योंकि उसे निकालने में, वो उसे हम चेक के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं, चेक देकर के नहीं चेंज कर सकते हैं, बल्कि उसे हमें बैंक में जाकर के बैठ करके एप्लीकेशन दे करके उसका फॉर्म फिलअप करके फिर देना पड़ता है। तो इसलिए वो काफी कम उसकी लिक्विडिटी मानी जाती है। तो जैसा मैंने अभी मेंशन किया था, M3 जो मॉनेटरी एग्रीगेट है, यानी मनी सप्लाई का M3 जो कॉन्सेप्ट है, वो ब्रॉड मनी के रूप में भी, के नाम से भी जाना जाता है, और ये ज्यादातर इकोनॉमी में M3 से ही मनी सप्लाई को हम मेजर करते हैं, जिसका कि 95% ऑफ इट इज composed ऑफ द मनी दैट वी यूज, यानी करेंसी एंड कॉइन्स एंड द अमाउंट्स ऑफ आवर डिमांड डिपॉजिट्स, आवर स्मॉल टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, रिक्वायरिंग जिसे विड्रॉ करने के लिए एक छोटे से नोटिस की जरूरत होती है। तो ये M3 मेजरमेंट ऑफ मनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जब भी हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करते हैं किसी इकोनॉमी में। तो ये था हमारा मनी पे वीडियो।
अगला वीडियो जो है फिर हम बैंकिंग पे रखेंगे कि मनी कैसे क्रिएट की जाती है।